वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और नेपाल सीरीज के बाद ये पहला ब्लॉग है। हालांकि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, मगर मैंने सोचा है कि 2 दिन हो गए ब्लॉग नहीं आया, तो ब्लॉग आज बनाना तो बनता है। और ब्लॉग मतलब मेरे को कोई यार ऐसा नहीं रहता कि मतलब फॉर्मेलिटी करनी, एक ब्लॉग बनाना ही है। आपने देखा होगा नेपाल सीरीज से पहले 12-13 दिन तक मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था, तो मेरे को अगर लगता नहीं है कि मेरे पास मतलब अभी कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, तो मैं कोई फालतू इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। रादर देन आई जस्ट वर्क ऑन इट। मैं तैयार करूंगा कुछ कंटेंट के जो आपके काम का भी हो और जिसे मुझे बनाने में भी मजा आए। वरना आपको पता है हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, भारत में रहते हैं। कंटेंट आपको रोड पे इतना मिल जाता है, आप बाइक लेके निकलो कि पूछो मत। मगर हम उन चीजों से बाहर नहीं। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। इस वीडियो का जो आज टॉपिक है, टॉपिक से आपको पता लग ही गया होगा वीडियो किस लिए मैं बनाया है। ये वीडियो है ओवरऑल जो हमारी नेपाल की सीरीज रही वो कैसी रही। तो इसमें मतलब मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे इस चक्कर में आए थे कि यार इंटरसेप्टर बीइंग सच अ हैवी बाइक, आप लोग उसको मतलब कैसे वहां पे कंट्रोल कर रहे हो। और जो हमारे ऑफ रोडिंग वाले वीडियोस थे उसमें जो आपका लव एंड सपोर्ट मिला है यार, दैट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। आई रियली थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, फॉर कमेंटिंग, फॉर लाइकिंग दैट वीडियोस। पूरी नेपाल सीरीज अपनी हालांकि अच्छी हुई है, मगर मेरे लिए जो स्पेशल वीडियो था वो वही था जो नागी विलेज तक ऑफ रोड वाला था। उस वीडियो में भाई जो अमित भाई और मैंने सीखा है और जो झेला है वो हम दोनों को ही पता है। अगर अमित भाई वीडियो देख रहे होंगे, खैर देखेंगे तो जरूर, तो अमित भाई अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस उससे बात कर रहा हूँ, क्या फीलिंग है इस टाइम मेरी। क्योंकि यार जो आपने वीडियो में देखा ना, आपको वीडियो में हम लोग पूरा, आप देखो वो जर्नी पूरी कम से कम 3 या 4 घंटे की थी। आपको पूरा 3-4 घंटे का वीडियो नहीं दिखा सकता मैं आपको। मैंने एक समराइज करके वो वीडियो 27-28 मिनट का काट काट के भी जितनी कोशिश, मतलब जितना मैं काट सकता था ना उतना मैंने वीडियो को एडिट करा, तब भी जाके वो वीडियो इतना बड़ा बना। तो सोचो वो असली में कितना बड़ा होगा। तो जो चीजें आपको नहीं देख पाई ना वो और ज्यादा कुछ ड्रामेटिक थी। मतलब जितना आपको डिफिकल्ट लगा वो उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट था। देखिए अब हमने राइड करी इंटरसेप्टर, मैंने जंस्कार वैली, स्पीति वैली, लेह लद्दाख। हम लोग कहते हैं स्पीति वैली इज वे डेंजरस, जंस्कार वैली इज वे डेंजरस। मगर मैं कहूंगा अगर जंस्कार यहाँ है, स्पीति यहाँ है ना, तो नेपाल यहाँ पे है भाई। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है। नेपाल का जो टेरेन है इट्स सो डिफिकल्ट भाई, सो डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा है वहां पे ना, आपको ओवरऑल रोड बहुत कम मिलेगी, और जो रोड मिलेगी उस रोड में भी आपके वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि पूरी बॉडी में एक तो वाइब्रेशन आ जाती है। तो पूरी बॉडी में आपकी वाइब्रेशन आ जाती है जब आप वहां से निकलते हो। तो अब आते हैं बात पे कि इंटरसेप्टर के साथ हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देखो प्रॉब्लम एज सच मेन 3 होती हैं। एक होती है सीटिंग, एक है आपकी बाइक का वेट, और एक है आपका हैंडलिंग। तो ये 3 चीजें अगर आपकी ठीक है ना, मेरे हिसाब से, अब टोटली डिपेंड्स ऑन राइडर टू राइडर। कुछ लोगों को ये 3 चीजें नहीं होंगी, कुछ के लिए और कुछ अलग चीजें होंगी जो उनके चैलेंजेस होंगे। मगर मेरे हिसाब से ये 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। अब सीटिंग का मैं आपको बता दूं, इंटरसेप्टर इज अ वंडरफुल बाइक। अगर आप उसकी सीटिंग को ले लें तो सीटिंग देखिए, अब जैसे मेरे पास 3-4 कमेंट कल आए थे कि यार हम तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में थक जाते हैं, सीट हमको एकदम निचोड़ देती है। आप कैसे 800-900 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रहे हो यार। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे तो आपको पता होगा जो सहारा की टूरिंग सीट मैं यूज कर रहा हूँ वो बहुत हेल्पफुल है यार। अब देखो 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर इज नॉट अ इजी जॉब। आपके पास चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो चाहे कोई सा एक्सप्रेस वे हो, दुखती तो है ही, है ना। आप अच्छी से अच्छी बाइक ले लीजिए टूरिंग वाली, उसकी भी सीट आपको थोड़े किलोमीटर्स बाद दुखेगी, क्योंकि वो सीट की प्रॉब्लम नहीं है अच्छी बाइक्स में। वो एक नॉर्मल जो आपका बायोलॉजिकल बॉडी फटीग होता है ना, वो पिक्चर में आता है। आप अच्छे से अच्छे कुशनी सोफा पे भी अपने घर में अगर 2 घंटे ज्यादा बैठोगे तो आपकी बैक थोड़ी सी अकड़ जाएगी। आप उठ के थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, थोड़ा मूव अराउंड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सीट। इंटरसेप्टर की सीट अगर आपको टूरिंग करनी है तो आपको देखो चेंज करानी ही पड़ेगी। गो फॉर सहारा सीट्स मेरे हिसाब से। सेकेंड थिंग आती है बाइक का वेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये था कि बाइक का वेट आपने कैसे मैनेज करा। तो यार देखो बाइक का वेट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम, जो आप मोमेंटम बना के चलते हो।
इंटरसेप्टर 650 का जो वेट है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, दिस वेट विल टेक यू फॉर अ टॉस। अगर आपने अपना मोमेंटम सही नहीं रखा तो बाइक का वेट इतना ज्यादा फील होता है। अब मैं सच से बता रहा हूँ, बाइक का वेट फील होता है, मगर अगर आपने अपना मोमेंटम लूज करा तो, अगर आप एक सही मोमेंटम बना के चल रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 150 सीसी की बाइक चला रहे हैं या फिर 650 सीसी की बाइक चला रहे हैं। मतलब वेट के डिस्ट्रीब्यूशन में बात करो, क्योंकि ऑब्वियसली 150 सीसी का वेट काफी कम रहता है, 650 का थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप इतनी हैवी बाइक चला रहे हो। इट्स मोर देन 200 केजीज। जहां आपने मोमेंटम लूज करा, अब जैसे हम अप हिल चल रहे हैं, अब अप हिल चढ़ते हुए आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी अपना मोमेंटम लूज करता तो ये एकदम स्टीप चढ़ाई है, तो यहाँ पे अगर मेरा मोमेंटम लूज होता तो ना मेरा लेफ्ट पैर नीचे आना था, ना ही राइट पैर। अब जैसे अब ये दूसरा क्लिप आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ। डिसबैलेंस इसलिए हुआ क्योंकि पानी की डेप्थ का मेरे को आइडिया नहीं था, और पानी इतना तेज था, जो वाटर फ्लो था इतना तेज था कि आप उसको पहले जाके भी आप उसको नहीं देख सकते थे डेप्थ को। तो यहाँ पे कई बार होता है, यहाँ पे अब हमने क्या प्ले अराउंड करा मैंने, अब इधर यहाँ पे जो मैंने सारा वेट अपने लेफ्ट पैर पे डाल दिया, क्योंकि मेरा लेफ्ट पैर ऑब्वियसली नीचे है। बाइक ऑब्वियसली मेरी राइट में जा रही थी, आपने देखा होगा शुरू में बाइक थोड़ी सी राइट में जा रही थी, और राइट का पैर मेरा ऊपर था या फिर ब्रेक पे होता। तो मोस्टली क्या होता है इन केसेस में, आप जो है ना अपना वेट थोड़ा सा अगर लेफ्ट पैर पे रखें तो सही रहता है, अगर आप राइट में रखेंगे ऑब्वियसली राइट में कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। तो यही है, यू हैव टू मूव अराउंड विद योर लेग्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाइक का रियर टायर पीछे हल्का सा फंस गया था। आई वॉज सिटिंग ऑन द बाइक, अब मैं बाइक पे बैठा हूँ, बाइक का वेट है प्लस मेरा वेट है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं थोड़ा सा मतलब वी हैव टू प्ले अराउंड विद आवर लेग्स हियर। थोड़ा सा आप ऊपर उठ जाइए सीट से, बाइक का जो वेट है वो कम होगा, और थोड़ा सा थ्रॉटल देके यू कैन इजीली गो। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है। मगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मैं बताता हूँ इंटरसेप्टर में क्या होता है, जब आप डाउन हिल आ रहे होते हैं, डाउन हिल आते हुए एक तो बाइक का जो एबीएस है वो स्विच ऑफ नहीं होता। मैं इसे यार ड्रॉबैक तो नहीं कह सकता, मगर ऑफ रोडिंग में दिस इज अ ड्रॉबैक डेफिनेटली। जब आप डाउन हिल में आते हैं एबीएस स्विच ऑफ नहीं होगा, वो एक चैलेंज है, ठीक है। और आप फ्रंट ब्रेक लेंगे, डेफिनेटली स्किड होंगे ऐसी जगह में। अगर आप बाइक को इंजन ब्रेकिंग पे छोड़ेंगे तो बाइक का टॉर्क इतना ज्यादा है, और जो डाउनहिल है यहाँ पे इतना ज्यादा था कि बाइक इतनी स्पीड से नीचे आती है इंजन ब्रेकिंग के साथ भी, वो भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंटरसेप्टर 650 का जो मेरा इस राइड पे एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। हाँ, कुछ जगह पे मुझे फील हुआ बाइक का वेट, मगर वही है जहां पे मैंने मोमेंटम लूज करा वहां पे। अब ये चीज तो आप नेपाल क्या, आप स्पीति या जंस्कार कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी लूज करा मोमेंटम को तो आपको बाइक का वेट डेफिनेटली फील होगा। आपने देखा होगा कभी, अगर जैसे जो इंटरसेप्टर ओनर्स हैं, अब जैसे कहीं पे अपने घर के बाहर या कहीं पे भी बाइक को टर्न कर रहे हैं, तो बाइक जैसे टर्न कर रहे हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है फर्स्ट गियर में आप बाइक को ऐसे टर्न कर रहे हैं और बाइक एकदम बंद हो जाती है, बंद होते ही वो बाइक एकदम लेफ्ट सॉरी राइट पैर पे जाती है, जाती नहीं जाती, और वहां से वो बाइक नीचे गिरती है, नहीं संभाली जाती। तो यही होता है, एकदम जैसे ही चाहे आप थोड़ी सी स्पीड में हो, जहां बाइक का मोमेंटम लूज हुआ वहीं वो बाइक का जो वेट है वो आपको ले जाएगा अपने साथ। तो यही है, यू हैव टू प्ले अराउंड विद योर लेग्स। और टायर्स की बात कर लेता हूँ, टायर ने भाई बहुत साथ दिया एज ऑलवेज। अब रैलको टायर्स काफी सही रहते हैं यार, मैं हर बार बोलता हूँ और हर बार बोलूंगा भी जब तक मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो काफी सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि रैलको ये है रैलको वो है, भाई मैं रैलको टायर्स को मतलब उनके अगेंस्ट मैं कैसे बोल सकता हूँ, जब मैं रैलको यूज कर रहा हूँ और मेरी हर एक ट्रिप पे, जो कि द ट्रिप्स दोज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, उन पे रैलको टायर्स ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। मैं एक जगह भी, स्पीति वैली में एक भी बार मेरा फॉल नहीं हुआ, जंस्कार में एक भी बार फॉल नहीं हुआ, नेपाल राइड में एक भी बार फॉल नहीं हुआ।
टायर्स आर सो सपोर्टिव। टायर्स मैं मानता हूँ, देखो कहाँ जहां पे टायर की प्रॉब्लम है वहां पे है। दीज टायर्स आर नॉट मेंट फॉर हाई स्पीडिंग, पी रेटिंग है। और सेकंड, कॉर्नरिंग में आप बहुत ज्यादा मतलब एडवांस कॉर्नरिंग नहीं कर सकते। और यार मेरे हिसाब से दीज बाइक्स आर नॉट मेंट फॉर दैट काइंड ऑफ कॉर्नरिंग। जितनी होनी चाहिए उतनी ही आराम से कर लेते हैं। स्पोर्ट्स बाइक नहीं है और कोई ट्रैक नहीं है जिसमें हमको नी डाउन, नी टच डाउन करके ही निकलना है ना। तो वो भी एक बात आ जाती है। अब वही आप रैल को लगा के, चाहे आप C8 लगा के, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं नी टच डाउन करके सारे के सारे जो कॉर्नर्स है वो करूं, सो दैट समथिंग विच इज बीइंग लाइक ओवर एम्बिशियस विद द बाइक। दीज बाइक्स आर नॉट मेंट फॉर दैट। बाकी तो सारी चीजें बाइक की सही नहीं बिल्कुल भी। जो परफॉर्मेंस है, इंटरसेप्टर का पावर इतना है या टॉर्क इतना अच्छा है कि आप कहीं भी फंसते हो, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप डाउन द गियर एंड जस्ट थ्रॉटल द बाइक। आपको बाइक सब चीज पार करा के ले जाएगी आराम से। ब्रेकिंग सुपर एफिशिएंट। ब्रेकिंग जो फ्रंट ब्रेकिंग है इंटरसेप्टर की, उसका कोई जवाब नहीं यार। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग्स, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब इंटरसेप्टर की जो फ्रंट ब्रेकिंग है सच में बहुत सही है। नेपाल राइड चैलेंजिंग इसलिए भी रहती है क्योंकि हमारा जो सीजन था, जो हमने चूज करा, इससे पहले मैंने मॉनसून के बाद एकदम चूज करा था। अच्छा हुआ तब नहीं गया, तब तो और बुरी हालत होती। तो इस सीजन में क्या है, रोड्स ज्यादातर वेट थी, जो टेरेन्स थे पूरे वेट थे। आपने देखा जब हम ऊपर गए थे ऑफ रोडिंग करते हुए, वो पूरा वेट पड़ा था, कीचड़ गारा जो कुछ भी बोलो सब था वहां पे। तो वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ द रेन। तो यही है, नेपाल जाओ तो भाई ट्राई टू गो इन अ ड्राई सीजन अनलेस अनटिल यू आर लुकिंग फॉर दैट ग्रेट एडवेंचर। वैसे मॉनसून में ये है कि वहां पे राइड ना ही करें क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत होती हैं। और यार क्या फायदा अपनी जान को रिस्क में डाल के, है ना। बाकी इंटरसेप्टर का कोई जवाब नहीं है भाई। वेट का मैंने आपको बता दिया, हमें इशू बिल्कुल वेट का नहीं आया क्योंकि अमित भाई और मैंने अपना मोमेंटम कहीं पे भी लूज नहीं करा। लूज करते तो गिरते। तो इट्स जस्ट अबाउट द मोमेंटम विच यू हैव टू मेंटेन। एंड दिस बाइक इज रियली ऑसम बाइक। हालांकि ये बाइक इन चीजों के लिए नहीं बनी है हमें पता है, मगर इंटरसेप्टर कैन डू डिसेंट, आई थिंक मोर देन डिसेंट ऑफ रोडिंग। इंटरसेप्टर की सर्विस और स्पेयर्स आपको पता ही है, रॉयल इनफील्ड है तो आपको पोखरा तक में सर्विस सेंटर मिल जाएगा। उससे पहले आपको हर सिटी में सर्विस सेंटर मिलेगा। मेरी क्लच वायर बीच में टूटी थी बाइक की, तो क्लच वायर मेरे पास एक्स्ट्रा थी, आपको पता है। टूल किट था, हमने निकाली, लगा लिया। बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था जो आपका बैंड पाइप है, इसलिए जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने बस्ती रॉयल इनफील्ड में जाके लगा दिया। बाकी बारिश की वजह से डिसरप्शन ज्यादा हमको ऐसी फेस नहीं करनी पड़ी है। 2 इंस्टेंसेस थे जब बारिश हुई, मगर वो भी ड्रिजलिंग हो रही थी तो इसलिए इतना ज्यादा मैटर करा नहीं। हाँ जी, बारिश में चलाना काफी मुश्किल हो जाता है हाईवेज पे भी, और ऑफ रोड में तो ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट रहता है क्योंकि आप जब हाईवेज पे चलाते हैं बारिश में, तो जो गाड़ियां जा रही हैं, अदर व्हीकल्स जा रहे हैं, उनके टायर से जो स्प्लैशेस आते हैं वो आपके हेलमेट पे आते हैं, तो उससे विजन में बहुत डिस्टरबेंस होती है। बाकी ऑफ रोड में तो आपको पता है अगर बारिश होगी तो क्या हाल होगा। मगर एक बात तो कंफर्म है कि डेफिनेटली फॉर दिस काइंड ऑफ टेरेन्स यू नीड गुड टायर्स। और मेरे हिसाब से अगर आप बजट में ऊपर जाते हैं तो 2-3 ऑप्शन और हैं, मगर अगर आपको एकदम कम बजट में, एक डिसेंट बजट में लेना है, तो आई डोंट थिंक कि रैल्को से अच्छा कुछ भी है इस टाइम। मैं यूज करता हूँ, फिर से बता दूं क्योंकि लोग काफी पूछते हैं रोज। लेकिन मैंने इस पे आई थिंक रैल्को पे कितने वीडियो बनाए होंगे। रैल्को स्पीड ब्लास्टर टायर्स हैं जो मेरी बाइक में इंस्टॉल्ड हैं। सेम टायर सेक्शन है जो कि स्टॉक आता है, और ट्यूबलेस है मेरे टायर्स। मैं आपको बता दूं, अगर ट्यूबलेस वाला कन्वर्जन वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और अब जब ट्यूबलेस कन्वर्जन की बात आ गई तो इस पे भी आ जाते हैं। हाउ डिड वे टू स्पीड परफॉर्म इन दिस नेपाल ट्रिप? तो भाई वे टू स्पीड इज रियली ऑसम। मैंने 3 बार जब से वे टू स्पीड लाया, 3 से 4 बार अपना टायर का एयर प्रेशर चेक करा है और कम नहीं हुआ बिल्कुल भी। एक बार ये था कि 2 पॉइंट कम था। तो जब इतनी राइड होती है ना तो 2, 3, 4, 5, 7-8 पॉइंट तक भी कम हो जाता है क्योंकि बाइक चल रही है। तो चलते चलते भी या बाइक खड़ी हुई है आपकी पार्किंग में, थोड़ी बहुत जो पॉइंट्स होते हैं वो कम होते ही होते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। बाकी एज सच हमारी बाइक में कोई पंचर हुआ नहीं, हुआ होता तो आपको पता चल ही जाता। टायर प्रेशर एकदम एक्यूरेट रहा, तो आई थिंक वे टू स्पीड हैज डन अ गुड जॉब। थैंक यू दिव्या भाई।
फॉर रिकमेंडिंग एंड इंस्टॉलिंग वे टू स्पीड। मेरे को तो आज तक इंटरसेप्टर पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई टूरिंग करते हुए। आप लोगों की अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बता सकते हैं, या कुछ एक्सपीरियंसेस जिसमें मैं कुछ हेल्प कर सकूं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। बाकी मेन यहाँ पे जो बाइक का वेट था उसी का मैं इसको डिस्कस करना था कि हमने कैसे हैंडल करा, और बाकी तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड राइड। एक्सपेंसेस भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने अभी सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कैलकुलेट नहीं करा। मैंने यहाँ से जाते हुए 10,000 INR निकाले थे, मतलब 16,000 नेपाली रुपीस, और उसके आसपास ही कुछ, मतलब आप लगा सकते हैं 20 के अराउंड लगा लो मैक्स, इतने के आसपास का खर्चा हो जाता है। 20 में बता रहा हूँ, आपका आने जाने का फ्यूल और सारा वहां पे मिला के, तो इतने में हो जाता है। मतलब INR में आप लगा सकते हैं 12,000 के आसपास। तो हम लोग खर्चा भाई कम करते हैं एकदम, मतलब होम स्टेज में रुक जाते हैं, या खाते भी मतलब ऐसा ही है कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कि एकदम लेविश खर्चे करने हैं, क्योंकि ऐसे ही करने लगे तो भाई ट्रिप्स नहीं कर पाएंगे फिर। तो एक्सपेंसेस का मैंने आपको बता दिया, बाइक का जो वेट था उसके साथ हमने टैकल कैसे करा, टूरिंग में जो सीट है वो कितनी हेल्प करती है, आपकी सीटिंग होती है, मेन एस्पेक्ट रहता है सीटिंग। सीटिंग अच्छी नहीं है तो आप टूर नहीं कर पाओगे यार बिल्कुल भी, क्योंकि जब बॉडी में फटीग होगा, आराम नहीं होगा, तो यू वोंट बी एबल टू राइड दैट लॉन्ग। बाकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है यार, अगर आप दो लोग राइड करें, जैसे आपने देखा अमित भाई और मैं इंटरकॉम पे लगातार कनेक्टेड थे, तो जैसे मैं आगे हूँ वो पीछे हैं, तो आई विल शेयर कि वहां पे क्या है, वो आगे हैं तो वो बताते रहेंगे मेरे को क्या है, क्योंकि काफी जगह से हम निकले, तो आपने देखा होगा मैं उनको बता रहा हूँ कि आप इधर से आओ, वो निकल रहे तो वो मेरे को बता रहे आप इधर से आओ। पानी वाला ही लो, पानी वाला हमेशा सेफ रहता है। आ जाओ, क्योंकि इसमें बहुत हेल्प रहती है। तो यार इट्स अ सजेशन और इट्स अ स्ट्रॉन्ग सजेशन कि अगर आप लोग 2 या 3 या जैसे ग्रुप में राइड कर रहे हो, प्लीज गेट इंटरकॉम्स, बहुत हेल्प रहती है। एक जो मेन चीज मैं बताना चाहूंगा यार, मैंने जैसे मैं डीए मॉड्स पे जाता हूँ तो मेरी बातचीत होती रहती है पंकज भाई से भी और दिव्या भाई से भी। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई इंटरसेप्टर आती है कि क्लच गया बाइक का। बाइक कितनी चली है? 4,000, 3,000, 5,000, 5,500, 6,000। यार इतनी किलोमीटर्स में क्लच नहीं जाते बाइक के, इसका मतलब है यू हैव मैन हैंडल द क्लच। अभी स्टीप चढ़ाई है, अपहिल है, स्टीप अपहिल में हम लोग चढ़ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं इंटरसेप्टर में, भाई देखो इतना टॉर्क है, आप फर्स्ट गियर में डाल के ना आप विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप चढ़ाओ बाइक को, आराम से चढ़ती है। हाफ क्लच में नहीं चढ़ाना है, हाफ क्लच जहां आपने लिया आपका क्लच जाएगा, यही मेन होता है। आपको हाफ क्लच बिल्कुल नहीं लेना है अपहिल में और डाउनहिल में भी। क्लच हाफ लेके मत उतरो या मत चढ़ो, ऊपर चढ़ते हुए क्लच बहुत जल्दी चला जाएगा। मेरी बाइक ऑलमोस्ट 21,000, 21 नहीं यार ज्यादा हो गई होगी, देख के बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कितनी हो गई। अभी तक स्टॉक क्लच चल रहा है और अभी तक सेम टॉर्क है जो फर्स्ट डे पे था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार। ब्रेकिंग हो गई, जैसे ब्रेक शू, मेरा जो फर्स्ट सेट चला है ब्रेक शू का वो चला है 13,000 पे रियर। मैंने देखा कि लोगों के रियर ब्रेक पैड 2-2, 3-3 हजार पे खत्म हो रहे हैं। यार आप एक्सेसिव रियर ब्रेकिंग क्यों ले रहे हो? आप दोनों का कॉम्बिनेशन लो, 70-30 या 60-40। आपका कोई भी ब्रेक पैड अगर 10,000 से पहले खत्म हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो ब्रेकिंग, यूज ऑफ द क्लच, मेंटेनिंग द मोमेंटम, मूविंग योर लेग्स, ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप इंटरसेप्टर को ऐसे टेरेन में लेके जाओ। वरना यार इस बाइक का जो वेट है ना, काफी ज्यादा, सही बता रहा हूँ, फील होता है जब बाइक स्टॉप हो जाती है। बाइक बंद होगी ना, आपको अपने आप फील हो जाएगा कि बाइक में अब कितना वेट है। बाकी ट्रिप अपनी बहुत अच्छी, बहुत शानदार रही। दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स आई हैव एवर डिड। और अमित भाई, अ बिग थैंक यू टू यू फॉर अकम्पनिंग मी ऑन दिस ट्रिप एंड गाइडिंग मी। अमित भाई ने वहाँ पे बहुत गाइड करा नेपाल में, क्योंकि वो नेपाल में नए नहीं है, वो काफी गए हैं पहले भी। तो अमित भाई ने बहुत हेल्प करी है वहाँ पे, और आगे भी हम लोग अमित भाई के साथ राइड करेंगे। नई राइड की हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है, अभी नहीं बताऊंगा,
आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अमित भाई आपको दोबारा देखने को मिलेंगे जल्दी ही। और बाकी तो कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कैमरे के आगे बैठा हूं तो मैं कोई स्क्रिप्ट या कुछ लेके नहीं बैठता भाई कि मैंने ये बताना है ये बताना है। जो रियल इंस्टेंसेस मेरे दिमाग में आते रहेंगे वो मैं बोलता रहूंगा, एकदम रॉ एंड रियल। तो अगर कुछ इधर उधर लगे तो इग्नोर करना, मेन पॉइंट्स को पकड़ के रखना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।